जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। आर्मी जीके के लिए अपनी एक नई क्लास है, तो सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें। और जो भी अपनी क्लास पे नया जोड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। ये क्वेश्चन कल दिया था मैंने आपको कि प्रश्न में क्या दिया गया, यूरोप का जो गर्म कंबल है वो किसे कहा जाता है। यानी कि यूरोप का जो गर्म कंबल है का उपनाम किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना आपको। देखो, जो गर्म आपको शब्द दिखाई दे रहा है, अगर कोई जलधाराएं आपके भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, वो ठंडी भी हो सकती है और आपकी क्या हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। अगर भूमध्य रेखा के आसपास चलने वाली जो धाराएं होती है उनको बोलते हैं हम गर्म जल धाराएं। और जो आपके ध्रुवों से भूमध्य की ओर आती है, ध्रुव से, वो क्या लाती है, आपकी ठंडी जल धाराएं। अगर बात की जाए तो यूरोप का सबसे जो गर्म है, यूरोप का सबसे गर्म की अगर बात की जाए तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा अपने, गल्फ स्ट्रीम। क्या हो जाएगा भैया। और ये कैसी जलधारा है भैया, ठंडी। बात है नहीं भाई, ठंडी जलधारा है। आ जाओ एक बार। अगर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराएं कहाँ चलती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ चलती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। तो ये याद रखना, आपके अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर, ये कौन से महासागर के अंदर चलती हैं। तो अटलांटिक महासागर के अंदर पाए जाने वाली गर्म जलधारा का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, गल्फ स्ट्रीम। लेकिन अटलांटिक महासागर में जो चलने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है, लेब्राडोर। क्या नाम भैया, लेब्राडोर। ये दोनों याद रखना। अब यूरोप से जुड़ी दो चार बातें याद रख लो। अगर आपसे कोई बोल दे कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप तीसरा बड़ा महाद्वीप है, कौन सा बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप किसकी दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं बात करूं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में, तो ये याद रखना, छठा, यानी कि छठा बड़ा महाद्वीप है, छठा बड़ा महाद्वीप है। एक प्रश्न याद रखना, यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप का जो सबसे बड़ा शहर, कई बार प्रश्न पूछता है, तो यूरोप का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है, लंदन। कौन सा भैया। और कई बार यही एग्जाम में प्रश्न आता है कि लंदन किस नदी के किनारे, लंदन शहर किस नदी के किनारे है, तो उसे इस प्रकार लिखते हैं, थेम्स। क्या लिखते हैं भैया, थेम्स। तो ये याद रखना भैया, थेम्स। तो कई बुक में आपको ये इस प्रकार से टेम्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा, तो टेम्स नदी नहीं करनी, तो आपको नदी कौन सी बतानी है, थेम्स नदी बतानी है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लंदन है। और यही लंदन से विश्व का समय रेखा भी लिया गया। विश्व का समय रेखा कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश भी कहां से लिए गए। और इस 0 डिग्री अक्षांश को, सॉरी, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है जीएमटी। क्या बोलते भैया, जीएमटी। या इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय। और इस समय रेखा के ऊपर अगर भारत, समय रेखा के ऊपर 12 बज रहे, कितने बज रहे हैं, तो भारत का समय क्या होगा, 5.5 घंटे आगे होगा। तो एक प्रश्न बता दो कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर मरुस्थल नहीं पाए जाते, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पे मरुस्थल नहीं पाए जाते। तो याद रखना, मरुस्थल, मरुस्थल हीन महाद्वीप। तो मरुस्थल हीन महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है, ठीक ना। और द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा किसको दी गई है, द्वीपीय, द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा, तो आप बोलोगे यूरोप को। तो यूरोप एक द्वीपीय महाद्वीप का रूप लेता, आपको ये याद रखना। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, यूरोप की सबसे लंबी नदी एग्जाम में पूछता है, यूरोप की सबसे लंबी नदी याद रखना, वोल्गा। क्या नाम भैया, वोल्गा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी। और अगर मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी बोलूं तो ब्रह्मपुत्र, लेकिन भारत की सबसे लंबी बोलूं तो गंगा नदी। उसी प्रकार से पाकिस्तान की सबसे लंबी और बड़ी नदी पूछूं तो सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, यूरोप महाद्वीप का कंबल कौन सी जलधारा को बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम। और ये गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है इसकी आवृत्ति कैसी है, गर्म। और ये कौन से महासागर में चलती है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। लेकिन महासागर कितने हैं, आप कौन से महासागर के अंदर आते हो, हिंद महासागर। किस में आते हो। एक दूसरा प्रश्न, यूरोप जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल में कौन सा है।
अगर पर्सन आ जाए महाद्वीप, आपसे पूछ ले कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने महाद्वीप हैं? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। वहीं पे याद रखना यूरोप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन। किस नदी के किनारे? अब एक छोटा सा प्रश्न याद रखना कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? वोल्गा। और यूरोप कैसा महाद्वीप है? मरुस्थलहीन, कि यहां पे कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। इस प्रश्न में इतनी बातें याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई साहब, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील। यहां पर क्या पूछा है आपसे? बड़ी झील पूछ रहा है और ताजा पानी की। उसका आयतन देखना, उसका क्षेत्रफल देखना है, जो आपके एशिया महाद्वीप के अंदर आती है। ऑप्शन में दिया गया कैस्पियन सागर, बेकाल झील, सुपीरियर झील और मृत सागर। एक दो बातें और लिखने का कार्य करना। बस बात नहीं, एक दो झीलें लिखवा रहा हूं, वो लिखते चलना। बस राजवीर, बेकाल, उसके बाद में आपके वोन झील। वोन झील ये इंपोर्टेड झील है सारी जितने बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रश्न पूछा है कि ताजा पानी की, किस कैसे पानी की भैया? ताजा पानी का मतलब यानी कि मीठा जल। कैसा भैया? अगर आपसे पूछ ले विश्व की, अगर प्रश्न आएगा विश्व की सबसे सबसे आपसे ओनली फॉर पूछे बड़ी, तब तो आप बोलोगे कैस्पियन सागर। क्या बोलोगे? अगर प्रश्न आ जाए दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की बड़ी झील बोले, तब भी क्या बोलोगे? लेकिन यहां पे तो मीठे पानी की बात कर रहा है, तो मीठे पानी की अगर बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है भैया, मीठे पानी की। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कई बार प्रश्न आता है सुपीरियर झील कहां पड़ती है, तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका और प्लस में कनाडा, और इन दोनों की सीमा पर है। सीमा पर, इन दोनों की सीमा पर है। अकेला एक देश पूछे तो क्या बोलना है? लेकिन आपसे कई बार प्रश्न आता है ये किस महाद्वीप के अंदर पड़ती है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। एक ऑप्शन में छोड़ दिया मैंने, बीच में क्या लिख रखा? बेकाल झील। क्या लिखा भैया? बेकाल का समझना, ये याद रखना दुनिया की सबसे गहरी झील। गहरी झील, तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल है, और ये पड़ती है रूस में। और इसके पानी की बात करता है तो इसका पानी भी कैसा है? मीठा, यानी कि ताजा जल है। एक ऑप्शन और है आपके मृत सागर, तो याद रखना दुनिया का सबसे अंतिम बिंदु। तो याद रखना विश्व का सबसे गहरा बिंदु। तो विश्व का सबसे गहरा बिंदु या सबसे गहरा महासागर, सॉरी गहरा सागर। और याद रखना इस सागर की अगर लवणता की बात की जाए, लवणता, तो ये सबसे ज्यादा क्या, ये खारा है, सबसे ज्यादा खारा है। और याद रखना इसके अंदर कोई आदमी को डाल देना तो आदमी डूब ही नहीं सकता। अगर जिस जल के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होगी तो वो डूबने नहीं देगा। तो ये साइंस वाले सर से पूछ लेना क्यों नहीं डूबने देगा। तो प्रश्न ये आता है कि वह कौन सा महासागर है जिसमें व्यक्ति डूब नहीं सकता? मृत सागर, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा क्या है? अत्यधिक ज्यादा है। एक प्रश्न लिखा है मैंने आपको, तंजानिका झील। याद रखना ये दुनिया की सबसे लंबी झील नहीं, सॉरी सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी झील। तो लंबी झील की बात करें तो कौन सी है? आपके तंजानिका झील। और ये तंजानिका झील आपके 4 देशों में पड़ती है। एक तो बरूडी देश, कौन सा देश है? बरूडी। और एक है तंजानिया देश। एक है आपके गणराज्य कांगो गण लोकतांत्रिक गणराज्य, और एक आता आपके जाम्बिया, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। इतनी बात याद रखना, ये दुनिया की कैसी झील है और ये किस महाद्वीप के अंदर पड़ती है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रश्न आ जाए अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, इस अफ्रीका की बड़ी झील, तो याद रखना विक्टोरिया झील। अफ्रीका की बड़ी बोले तो बताना आपको विक्टोरिया, लेकिन अफ्रीका की लंबी या विश्व की लंबी तो आपको याद रखना है तंजानिका झील।
अब एक पर्सन और सुनना, कई बार इसकी लंबाई पूछे तो बताना है 673 किलोमीटर, लेकिन याद नहीं रखना। एक पर्सन दिया मैंने टीटीकाका झील, ये विश्व की सबसे क्या है, ऊंची झील। तो यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची झील या ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है, टीटीकाका, जो याद रखना आपके साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, एंडीज पर्वतमाला पर। एक पर्सन लिखा है मैंने वोन झील, वोन झील का मतलब है सबसे सबसे खारी झील, सबसे खारी झील, यानी कि सर्वाधिक सर्वाधिक लवणता वाली, लवणता वाली। एक पर्सन दिया गया कि दुनिया का सबसे खारा सागर पूछे, सबसे खारा सागर पूछे तो, और सबसे खारी झील पूछे, सबसे ज्यादा खारी, वोन झील। और एक झील और लिखता हूं, अगर बता दो तो आप, झील का नाम है पेगोंग झील, पेगोंग, पेगोंग झील। और ये पेगोंग झील कहां पड़ती है, ये याद रखना लद्दाख में। ये कहां पे भैया, और इसकी विशेष बात क्या है, विश्व की सबसे 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 ऊंची ऊंची खारी, यानी कि खारे पानी की झील, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पूछे तो क्या बताओगे, पेगोंग झील है। इसकी ऊंचाई बात करूं तो याद रखना 4350 इसकी मीटर ऊंचाई है, और यह लद्दाख से लेकर तिब्बत तक फैली हुई है, लगभग 1600 किलोमीटर में। एक झील और लिखता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, झील का नाम है चोलामू झील, चोलामू, चोलामू। तो ये चोलामू झील कहां पड़ती है, ये बता दो बस इतना। नहीं, विश्व की नहीं, ये भारत में है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, जिसे हम बोलते हैं कंचनजंगा, वो कहां पे, आपके सिक्किम में। तो पर्सन क्या मिलेगा आपको कि भारत की सबसे ऊंची झील का नाम बताइए, तो क्या बोलोगे, चोलामू झील। और कैसे पानी के, ये मीठे पानी के। एक पर्सन मिलेगा चिल्का झील के बारे में, क्या मिलेगा, तो याद रखना ये भारत की सबसे क्या है, बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील कौन सी है, एक पर्सन या एक ऑप्शन मिलेगा आपको सांबर, क्या मिलेगा, तो याद रखना भारत की सर्वाधिक खारे पानी की बड़ी झील। तो भारत की अत्यधिक खारे पानी की या भारत की सर्वाधिक खारी झील, तो आपको बोलना है सांबर झील। एक मिलेगा, हाँ वेरी गुड, एक मिलेगा आपको वूलर, क्या मिलेगा, तो वूलर झील पूछे तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की। जैसे पर्सन आ जाएगा यहां पे भारत, क्या आ जाएगा, भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील बताइए, वेरी गुड, वूलर। और विश्व की पूछे तो, विश्व की पूछे तो, विश्व की बड़ी पूछे तो कैस्पियन सागर, और भारत की बड़ी बोले तो चिल्का झील। काम लाग रहे हो नहीं, वो शांति है नहीं, बस। उसके बाद में देखना विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। अगर प्रश्न आएगा विश्व की या भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, पेगोंग झील, कौन सी भैया, पेंगोंग झील। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, एक शब्द लिखता हूं यहां पे मैं आराम से, नाम लिखा मैंने लिम्नो, लिम्नोलॉजी, क्या लिखा, लिम्नोलॉजी। ये क्या चीज है, लिम्नोलॉजी, वेरी गुड। नदियों का नहीं, झीलों के अध्ययन को, लेक ऑफ स्टडी, स्टडी ऑफ लेक को क्या बोलते हैं, लिम्नो। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भारत में झीलों का शहर किसको बोलते हैं, झीलों का शहर पूछे तो आपको बोलना है उदयपुर। और झीलों का देश बोले तो, हाँ राहुल, झीलों का देश, हाँ नहरों का देश पाकिस्तान है, झीलों का देश है नोकिया कंपनी, फिनलैंड। कौन सा भैया, फिनलैंड, आपको याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आएगा सुपीरियर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत घास के मैदान को क्या बोलते हैं। देखो विश्व में घास के मैदान पूछता है, कई बार प्रश्न ये आता है कि विश्व की कुल भूमि पर विश्व के 40% भाग पर मैदान पाए जाते, क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। तो विश्व के 40% पे क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन घास के मैदान में आपको जगह पूछता है, एक नाम मिलेगा आपको पुस्ताज, पुस्ताज घास का नाम है। और ये पुस्ताज कहां पाए जाते हैं, हंगरी, हंगरी। एक मिलेगा आपको बुग्याल,
बुग्याल घास का मैदान, क्या मिलेगा? बुग्याल। एक मिलेगा आपको मर्ग घास का मैदान, क्या मिलेगा? मर्ग घास का मैदान। एक मिलेगा आपको बन्नी घास का मैदान, कौन सा भैया? बन्नी घास का मैदान। एक मिलेगा आपको सेवण, सेवण घास का मैदान, क्या मिलेगा? सेवण घास का मैदान, ठीक है ना। एक मिलेगा आपको कैटबरी, कैटबरी, तो कैटबरी नामक जो घास का मैदान है। एक मिलेगा आपको पटाना, पटाना, पटाना घास के मैदान है। एक मिलेगा आपको वेल्ड घास के मैदान, क्या मिलेंगे? वेल्ड घास के मैदान। ये घास के मैदान लिखे, आपसे क्या बोलेगा इनकी जगह कहां पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? पुस्ताज, तो पुस्ताज कहां है भैया? याद रखना हंगरी एक देश है और इसकी राजधानी का नाम है बूडापेस्ट, क्या नाम है? तो बूडापेस्ट, ये आपको ध्यान देना है। बुग्याल जो घास के मैदान है, ये ठंडे घास के मैदान है और ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, गढ़वाली जो क्षेत्र है ना वहां पे। तो ये इसका उत्तर क्या करूंगा मैं? और मर्ग नामक जो घास के मैदान है, ये जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, बर्फीले घास के मैदान है। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा इसका भारत। और जो नमक की भूमि है, जैसे एक कच्छ का रण सुना आपने? कच्छ का रण गुजरात में, तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है, यानी कि गर्मियों के, ठीक है ना। तो ये आपके गुजरात में। बन्नी नामक कहां मिलेंगे आपको? गुजरात में। और सेवण जो घास के मैदान है ना, ये जैसलमेर में आपके मरुस्थल के नीचे एक पानी की सीरीज है जिसको लाठी सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस लाठी सीरीज के ऊपर जो घास उगती है उसको क्या बोलते हैं? तो ये बहुत मीठी घास होती है। तो इसका नाम, यानी कि उत्तर क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? भारत, यानी कि ये ऊपर वाला भी भारत यानी कि गुजरात हो जाएगा। नीचे दिया गया कैटबरी, तो कैटबरी घास के मैदान पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में, कहां पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड। और उसके बाद में नाम दिया मैंने पटाना घास के मैदान, पटाना। तो पटाना जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं श्रीलंका में, कहां पाए जाते हैं? श्रीलंका में। वेल्ड नामक जो घास के मैदान है ना, जहां काला हरी मरुस्थल है, वहां पाए जाते हैं वेल्ड। तो यानी कि उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेल्ड कहा जाता है। और अगर प्रश्न आ जाए कि अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान का नाम क्या है, तो याद रखना सवाना। तो सवाना नामक जो घास के मैदान है, ये कहां पाए जाते हैं? एक मिलेगा आपको पेरी घास के मैदान, क्या मिलेंगे? पेरी घास के मैदान। एक मिलेंगे आपको पंपास घास के मैदान, क्या मिलेंगे? पंपास। और एक मिलेंगे आपको भैया कंपास घास के मैदान, कौन से भैया? कंपास। तो पंपास, कंपास। और एक मिलेंगे आपको पार्क लैंड, क्या मिलेंगे भैया? पार्क लैंड। एक घास के मैदान मिलेंगे आपको स्टेपिज, क्या मिलेंगे भैया? स्टेपिज। तो ये प्रमुख घास के मैदान है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना पेरी। तो पेरी नामक घास के मैदान आपके पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, कहां पे पाए जाते हैं भैया? उत्तरी अमेरिका के अंदर, यानी कि आप बोल सकते हो यूएसए और कनाडा के अंदर। पंपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका में, कहां पाए जाते हैं भैया? दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके भैया, क्या करूं? अर्जेंटीना। क्या करना है भैया? अर्जेंटीना। तो इसका राइट उत्तर यहां हो जाएगा आपके पंपास। कंपास की अगर मैं बात करूं और आपके पार्कलैंड की भी बात करूं, ये दोनों घास के जो मैदान पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ब्राजील में, कहां पाए जाते हैं? ब्राजील। और एक आपको स्टेपिज, ये रूस और प्लस एशिया की सीमा पर पाए जाते हैं, यूरोप और एशिया की सीमा पाए जाते हैं, यूरोप कर लेना यहाँ पे, यूरोप और एशिया की सीमा के बीच में। एक प्रश्न बताइए, इनमें से कौन से घास को हाथी घास बोला जाता है? हाथी घास कहा जाता है क्योंकि इन घास की हाइट काफी ऊंची होती है, 15-15 फीट हाइट होती है इनकी। तो ये कहा जाता है आपके सवाना, किसको बोला जाता है? और सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में। कहां पाए जाते हैं? तो यानी कि यहां का राइट उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। इस प्रश्न में पूछा गया आपके दक्षिणी अमेरिका में, तो दक्षिणी अमेरिका पूछे, अगर यहां पे पूछ ले उत्तरी अमेरिका में, और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को पंपास भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? ये दोनों बोला जाता है, कंपास और पंपास। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राजील कौन से महाद्वीप में आते हैं? लेकिन ऑप्शन में कंपास तो दे नहीं रखा, दे क्या रखा है? एक और इंपोर्टेंट रह गया जो आर्मी का बहुत फेवरेट है, जिसका नाम है डाउन्स। क्या नाम है? वेरी गुड, धन्यवाद। तो डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो आपको बोलना है ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से याद रखने वो बता दे तो आपको। एक तो डाउन्स याद रखना है, एक सवाना याद रखना है, एक पेरी याद रखना है, एक पंपास याद रखना है, एक कंपास याद रखना है। उसके बाद में याद रखना आपको एक भैया यहाँ पे वेल्ड, यानी कि कौन सा याद रखना है? वेल्ड। ये याद रखने भैया।
कैंटबरी है ये, कैंटबरी आपके पाए जाते हैं, कैटबरी सॉरी, कैटबरी न्यूजीलैंड में, पटाना आपके श्रीलंका में। वेल्ड इंपोर्टेड है भाई, क्योंकि ये भी अफ्रीका में पाया था, लेकिन अफ्रीका की दिशा पूछता है, दक्षिण अफ्रीका में। और उसी प्रकार अफ्रीका का जो प्रमुख घास है, पर्सन आएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे प्रमुख घास का मैदान का नाम क्या बताना है? सवाना बताना है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका पूछे तो यहां पे इतने घास के मैदान कोई जरूरी नहीं है, वेल्ड याद रखना आपको। इस साइड में आपको ये इंपोर्टेड है सारे। डाउन्स तो दी मोस्ट इंपोर्टेड है, आर्मी का बहुत ही फेवरेट पर्सन है आपको डाउन्स। हाँ, अगले पर्सन को देखिए भाई, इंपोर्टेंट पर्सन आपके सामने। पर्सन में क्या दिया है? किस महाद्वीप को गोल्ड कोस्ट के नाम से नाता है, यानी कि किस महाद्वीप का कोई देश है, इसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। लेकिन याद रखना, गोल्ड कोस्ट जो प्रमुख जगह है ना, ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया की जगह है। कहां की भैया? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जगह है। और इंपोर्टेड क्यों है? क्योंकि यहां पे 2018 के कॉमनवेल्थ हुए थे, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए थे दोस्तों? गोल्ड कोस्ट। लेकिन गोल्ड कोस्ट नामक एक जगह पड़ती है, और वो कहां पड़ती है? आपके अफ्रीका में। कहां पड़ती है भैया? अफ्रीका में, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? गोल्ड कोस्ट। और गोल्ड कोस्ट नामक जो जगह है वो कहां की फेमस है, तो आपको बताना है। और ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट के अंदर कौन से खेल हुए थे? राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल कौन से है ये? 21वें राष्ट्रमंडल। और किस वर्ष हुए थे भैया ये? और इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा था? तीसरा। पहला स्थान रहेगा आपके, कहां हो रहे ये? और दूसरा इंग्लैंड का, और तीसरा किसका रहा था? एक पर्सन और बताइए मुझे, जो अफ्रीका नामक जगह है, अफ्रीका ये महाद्वीप है या देश है? याद रखना, सर्वाधिक देशों वाला, सर्वाधिक देशों वाला, यानी कि देश कितने इसके पास? कई बार प्रश्न आता है मानव की उत्पत्ति, तो मानव की उत्पत्ति कहां पे हुई है भैया? अफ्रीका। एक अफ्रीका याद रखना, यहां से आपके मकर रेखा, प्लस में आपके कर्क रेखा, प्लस में आपके भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, तो तीनों रेखाएं गुजरने वाला महाद्वीप कौन सा है? यानी कि इस प्रकार का ये महाद्वीप है, तो इससे मकर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। और जो विश्व का समय बताते हैं, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, या थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, तो जीएमटी। चारों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजर रही है? इस अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है अंध महाद्वीप। क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप। यूरोप से तो प्रवेश करती है, लेकिन बाद में इससे से निकलती है। चारों रेखाएं बता दी, यूरोप से तो आती है, लेकिन बाद में नीचे से भी जाती है, और नीचे अंटार्कटिका बर्फीले महाद्वीप में भी जाती है। अब एक ध्यान से सुनना, अफ्रीका महाद्वीप, अगर पर्सन आ जाए कि सर अफ्रीका महाद्वीप में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं? काले। और इस अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबी नदी पूछता भैया, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना, माउंट किली मंजारो, माउंट किली मंजारो। और इस माउंट किली मंजारो की हाइट पूछ लेगा, तो याद रखना इसकी हाइट है 58-95 मीटर। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम सुरेश बताएगा, और दीपक बताएगा माउंट एवरेस्ट किस देश में? दीपक देश बता दे। वेरी गुड। और तो ऑप्शन कौन हो, इतना जोर के हम दियो। नेपाल में। तो माउंट किलीमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? प्रशांत। अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील बता दे। अब ये बताएगा प्रदीप नाम का लड़का, ये भी थोड़ी देर पहले बतायो। तू बता राहुल, यहां लिखा था मैंने। हाँ दीपक, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील बतानी है, हैं? टिटिकाका नहीं है, है विक्टोरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? और विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। अब एक पर्सन बता दो, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है? तो याद रखना, उस नदी का नाम है कांगो नदी। क्या नाम भैया? और इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से ही आपके यहां पर 2 बार काटने वाली मकर रेखा को, इस मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, तो नाम है लिम्पोपो। क्या नाम भैया?
तो कई बार प्रश्न आएगा आपके सामने, दोस्त पीछे वाला बताएगा, कांगो नदी और आपके लिम्पोपो नदी ये कौन से महाद्वीप की नदियां हैं? इसके पास वाला बताएगा कौन से महाद्वीप की नदियां, कांगो नदी और आपके लिम्पोपो नदी कौन से महाद्वीप की है? एक बात देख ले, ये महाद्वीप के अंदर बनाई है, ये महाद्वीप दिख रहा है आपको कौन सा? ये कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं? तुम्हारे दोनों का ध्यान मुझे लगता है 14 नंबर है, रोड पे ऊपर है, बड़े ही पाजेंगे बाकी नहीं, कौन सा क्लास में आ जाओ दोनों जना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति वाला देश पूछ रहा है, यानी कि सबसे बड़ी जो समुद्री जीव की एक दीवार या एक परत बनी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप को कहा जाता है, किस महाद्वीप में है? याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। कई बार प्रश्न आ गए क्लास में, कई बार प्रश्न आ गया, और कई बार प्रश्न आता है ग्रेट बैरियर रीफ भारत में कहां पड़ती है, भारत की सबसे बड़ी, तो भारत में याद रखना जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। एक छोटा सा प्रश्न बताना मुझे, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या 36। कितने द्वीप है? लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? इस वाले पानी के अंदर है या इधर वाले पानी के अंदर है? अरब सागर में। ये कहां पे पड़ता है? आपके अरब सागर में। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का कैसा महाद्वीप है? कैसा महाद्वीप है? तो आप बोलोगे गुरुजी ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसका उपनाम पूछे तो आपकी बात सही है बिल्कुल शिवनाथ, उपनाम पूछे तो आप बोलोगे इसको प्यासी, प्यासी भूमि, भूमि का महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। और एक बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? ऊन का। तो ऊन उत्पादन में सबसे बड़ा देश पूछे तो कौन सा बताओगे? ऑस्ट्रेलिया बताओगे। और विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइड कहां होता है? बॉक्साइड, बॉक्साइड। अगर बॉक्साइड 100% चाहिए तो अकेला ऑस्ट्रेलिया कितना प्रतिशत बॉक्साइड देता है? कई बार प्रश्न आता है सर ये जो बॉक्साइड है ना, बॉक्साइड ये किसका? अयस्क होता है, अयस्क। नहीं 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 नहीं, एल का होता है। किसका होता है ये? जब धरती से आप बॉक्साइड को प्राप्त करके एक धातु बनाते हो तो धातु किसको बनाते हो आप? तो यानी कि एल्यूमिनियम के कच्चे माल का नाम क्या है? भारत में बॉक्साइड देता है उड़ीसा। कौन देता है? पूरे विश्व में ऑक्साइड देने वाला पहला देश कौन सा है? कई बार प्रश्न आता है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और प्यासी भूमि का महाद्वीप किसको बोलते हैं? और इस ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा का नाम है वो क्या भैया? और इस ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछूं तो क्या बोलोगे? कैनबरा। तो कैनबरा याद रखना। एक प्रश्न और बता दो, इस ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का नाम क्या है? घास का मैदान डाउन्स। क्या नाम है? एक छोटा सा प्रश्न और बता दो मुझे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 2 भागों में बांटने वाली रेखा उत्तर व दक्षिण में, ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, जैसे भारत को ऊपर और नीचे 2 भागों में बांटती है उसका नाम क्या है? भारत को 2 भागों में बांटने वाली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटने वाली। तो इतना प्रश्न बता दो, अगर कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश 22 दिसंबर को सीधा पड़ेगा तो वह ऑस्ट्रेलिया का दिन बड़ा होगा या छोटा होगा? सीधा पड़ रहा है, प्रकाश ज्यादा मिल रहा है तो रोशनी ज्यादा मिलेगी तो दिन होगा या रात होगी? तो 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का दिन क्या होता है? लेकिन वही दिन अपने क्या होगा? तो अपने छोटा होता है 22 दिसंबर को, जबकि ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है? एक छोटा सा प्रश्न और बता दो, ये कोई छोटा बोल रहा है पीछे से, तुम्हें मिल क्या रहा है? छोटा छोटा कौन बोल रहा है? वो 4 बार बोल दिया, कोई दुश्मनी है क्या मेरे से? इतनी थार खातरी करते हो? 4 बार सुन लिया, वहां से छोटा छोटा उत्तर आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं ऑस्ट्रेलिया का 22 दिसंबर क्या है, तो बड़ा बोल रहा है छोटा। यहां से उत्तर आ रहा है बड़ा, वो बोल रहा है छोटा। छोटा रहिए तू। अब प्रश्न एक और बात सुन लो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम बता दो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी का नाम, लंबी नदी का नाम देखेंगे, अब आगे प्रश्न भी आ जाएगा। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? मेडागास्कर याद रखना, मेडागास्कर, मेडागास्कर नामक एक द्वीप है। इसी द्वीप के पास में एक मॉरिशस देश है,
पहले फ्रांस के पास था लेकिन अब स्वतंत्र देश है मॉरिशस। तो याद रखना मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में। मैंने बताया था आपको, आप किस महासागर में रहते हो। कई बार प्रश्न आता है कि हिंद महासागर का, एक तो आपसे द्वीप पूछेगा, और द्वीप कैसा पूछेगा, एक तो बड़ा पूछेगा और एक पूछेगा छोटा। तो मुझे बताएगा भाई साहब, आपके एक राजवीर नाम का बालक है, हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप बता दे। हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। द्वीप, सबसे छोटा द्वीप नहीं, हिंद महासागर की अगर बात करूं तो याद रखना मालदीव। कौन सा भैया, मालदीव। तो यानी कि द्वीप की बात करें तो मालदीव बताना है, और लेकिन बड़े की बात करें तो आपको बताना है मेडागास्कर। कौन सा बताओगे, मेडागास्कर, ठीक ना। 1465 वर्ग किलो, सॉरी 1 लाख से भी ऊपर पड़ता है ये। एक बात बताइए, प्रशांत महासागर दुनिया का गहरा महासागर है या बड़ा महासागर है। प्रशांत बता, ये दुनिया का सबसे बड़ा है या गहरा है। बड़ा भी और प्लस में गहरा, दोनों भी आपके। एक और सुनिए, अटलांटिक महासागर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और हिंद महासागर ये दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है। और उसके बाद में आर्कटिक की अगर बात की जाए तो ये सबसे क्या है, छोटा महाद्वीप है या महासागर है। एक छोटा सा प्रश्न और बता दो मुझे, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है। बनवारी बताएगा। वेरी गुड, धन्यवाद। किस महासागर में भैया ये, हिंद है। और याद रखना हिंद महासागर के दो जल के क्षेत्र भारत से लगे हुए, इसके बीच में ये भारत आपके। तो ये एक पानी का क्षेत्र और एक ये पानी का क्षेत्र, और ये दोनों किस महासागर के ये। तो इनके नाम बता, दीपक बताएगा, युवराज बताएगा। इधर वाला बंगाल की खाड़ी का पानी है और इधर वाला, तो इन दोनों के टुकड़ा ये किस महासागर का हिस्सा है, हिंद महासागर का। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य में किन दो गैसों की प्रधानता ज्यादा रहती है। सूर्य के अंदर, सूर्य के बारे में एक लाइन सुन लेना, सूर्य क्या है, आपसे सीधा ये पूछेगा सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। क्या भैया, ऐसा कोई खगोलीय पिंड जिसकी खुद की क्या हो, यानी कि मेरे अंदर से तापमान निकल रहा है, चाहे वो अंदर मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो अंदर से जो तापमान निकलता है, प्रकाश निकलते हैं, किरणें निकलती है, उसको हम तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और तारे में जहां आपके हाइड्रोजन होगी, तो याद रखना 4 हाइड्रोजन के मौलिक अणु आपस में लड़ने के बाद किसको जन्म देते हैं, तो यानी कि दूसरे नंबर की गैस कौन सी हो जाएगी। तो प्रश्न क्या मिलेगा कि सूर्य में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस बतानी है, और उसके बाद में आपके 1 नंबर पे हाइड्रोजन की मात्रा है लगभग 71%, और दूसरे नंबर पे हीलियम की मात्रा है 26.5%। अब एक बात बताइए, इन दोनों में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तत्व, लेकिन ये आपके एयर के अंदर ये ज्वलनशील होता है, इस कारण हम एक अक्रिय गैस को प्रयोग में लेते हैं, और ये अक्रिय गैस आपके वाहनों के पहियों में, वायुयान के पहियों में, और आपके जो गुब्बारे वगैरह होते हैं उनमें भी भरे जाती है इस गैस का प्रयोग। तो सबसे हल्का तत्व आपको ऑप्शन क्या बताना है, लिथियम। लिथियम की अगर बात की जाए तो सबसे हल्की क्या ये, सबसे हल्की धातु है लिथियम। तत्व की बात करेगा तो ध्यान को नहीं भाई, ओसन ध्यान नहीं है। तो एक प्रश्न बताइए मुझे, सूर्य, सूर्य के अंदर जो प्रकाश निकलता है उसकी क्रिया का नाम क्या है, प्रकाश की क्रिया का नाम, वेरी गुड। तो उसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय। नाभिकीय, ये इंपोर्टेड है, नाभिकीय संलयन, ये इंपोर्टेड प्रश्न है। तो सूर्य के अंदर जो प्रकाश का बनना, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, सूर्य, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं उन्हें, ग्रह बोलते हैं। धन्यवाद। और जो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं, उपग्रह। अब एक प्रश्न आएगा, ऐसे कोई खगोलीय पिंड है जो 2 ग्रहों के ग्रेविटी के फोर्स के बीच में फंसे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह।
और जब ये क्षुद्र ग्रह यहां से हटके, ग्रेविटी से हटके किसी ग्रह के ऊपर आके गिर जाएंगे या उसके वायुमंडल में आके हो जाएंगे तो उनको बोलते हैं उल्का। तो आपने दो बातें सुन ली, क्षुद्र ग्रह को ही हम क्या बोलते हैं। अगर ये किन दो ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं तो क्या ये, लेकिन ये किसी ग्रह के वातावरण में या वायुमंडल में जब आ जाते हैं तब इनको क्या बोलते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह ये किन दो ग्रहों के बीच में, याद रखना इधर तो मंगल है और इधर क्या है, बृहस्पति। और ये हमारे सौर मंडल में लगभग 40,000 है। कितने ये, छोटा सा प्रश्न यहां पे पूछने वाला लायक है कि जो सूर्य से तीन इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो पहला बनता है कि सूर्य उदय का देश किसे बोलते हैं। सूर्य उदय का देश, सूर्य उदय का देश यानी कि सबसे पहले सूर्य किस देश के अंदर किरणों को दिखाएगा सबसे पहले, तो याद रखना आपके जापान। किसका भैया, जापान। और एक आपके सूर्य डूबता हुआ, सूर्य अस्त की अगर बात करें तो अस्त की यानी कि डूबता हुआ, वेरी गुड, ब्रिटेन बताना। क्या बताओगे। और जो अपने दिन बड़ा होता है ना 21 जून को, तब ये नॉर्वे के अंदर दिखाई देता है, तब इसे बोलते हैं मध्य रात्रि का सूर्य। क्या बोलते हैं, मिडनाइट सन बोला जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य। तो मध्य रात्रि का सूर्य किसको बोला गया है, नॉर्वे। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, नॉर्वे जो देश है, इस नॉर्वे देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं, लेकिन एकमात्र नॉर्वे देश कितने क्षेत्रों में सम्मान देता है, और उस क्षेत्र का नाम क्या है। तो कई बार आता है कि शांति जगत में नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है, और बाकी जो बच गए वो कौन देता है। तो स्वीडन कितने क्षेत्र में देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक यहां पे प्रश्न बताइए मुझे आप, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई, हाइड्रोजन की खोज। मैंने हाइड्रोजन बोले, बम तो थे, बम कन्नू बना लियो के, बड़ा बम पसंद था ना। एक हीलियम की खोज बतानी है, हीलियम की। ऑप्शन दूंगा, इतना लिख ही दूंगा मैं, 4 ऑप्शन बनाऊंगा। हेनरी, हेनरी कवेंडिस, हेनरी कवेंडिस के द्वारा हाइड्रोजन तत्व यानी कि हाइड्रोजन के बारे में बताया। और जो हीलियम के बारे में बताया लोकियर, कौन भैया, लोकियर। तो लोकियर ने किसकी खोज की है, हीलियम की। और हाइड्रोजन की है भैया आपके हेनरी कविंडस। लेकिन हाइड्रोजन बम लिख दे, क्या लिख दे, बॉम, बॉम लग दी है। हनी सिंह का गाना सुना होगा। तो बॉम की अगर बात करें तो एडवर्ड, नहीं एडवर्ड टेलर, एडविन लुटियन से नहीं करना। आगे चलता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं, और इतनी बातें भी डेली याद रख लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत दूर आ जाओ, आ जाओ। देखो क्या दिया गया वो प्रश्न के अंदर, निम्नलिखित में से पार्थिव यांत्रिक आंतरिक, इन्हें बोलते इनर, इनर प्लेनेट, इनर प्लेनेट कहा जाता है। इनर प्लेनेट का मतलब है अगर कोई ग्रह सूर्य के पास है, सूर्य के पास है, तो ये सूर्य के पास वाले कितने ग्रह, कितने भैया, ये 4। तो इन 4 ग्रह को बोला था आपके आंतरिक या पार्थिव या इनर प्लेनेट। एक नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, और तीसरे पे कौन है, और चौथे पे कौन है। प्रश्न दिया गया निम्न में से पार्थिव ग्रह है, समझ गए ना, मंगल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरुण, शनि, वरुण, शुक्र, इनमें से पार्थिव ग्रह। और याद रखना जो इनसे दूर है, इनसे दूर है, उन्हें बोलते हैं आउटर प्लेनेट। क्या बोलते हैं, आउटर, या बोला था उन्हें बाह्य, ठीक ना। तो बाह्य ग्रह, और बाह्य ग्रह की श्रेणी भी कितनी मिलेगी आपको,
लेकिन सुना होगा गुरुजी एक समय तक हमारे ग्रह 9 थे। कितने थे? 9 ग्रह थे। याद रखना 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोल खगोलीय खगोलीय संघ के द्वारा इसे हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। और ग्रह का नाम है यम, या इसे बोलते हैं प्लूटो। और आज वर्तमान में प्लूटो नामक जो ग्रह, इसे हम क्या बोलते हैं? तो कई बार प्रश्न आता है कि बोना ग्रह कौन सा ग्रह, यम या प्लूटो। आज ग्रह कितने हैं दोस्त? ग्रहों की संख्या। शिवनाथ एक प्रश्न बता मुझे, कोई नहीं बोलेगा। सूर्य के पास में कौन सा ग्रह? सूर्य के पास में, बिल्कुल पास में ये सन है। और सन के सबसे निकट कौन सा है? और फिर कौन सा है? बृहस्पति। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, बहुत काम की बात यह है। पर्सन ये मिलता है कि जो वर्तमान में आपके ग्रह है ना 8, इन 8 ग्रहों के उपग्रह पूछता है। क्या पूछता है? तो उपग्रहों की अगर मैं बात करूं तो इसके पास वाले का, और शुक्र का भी, पृथ्वी का नाम क्या है? और मंगल की अगर बात करूं तो, और बृहस्पति की बात करूं तो ये बढ़ गए। आज वर्तमान में इनके ग्रह हो गए। और इनकी अगर बात करूं तो ये हो गए 145। और अरुण की बात करूं तो इन ग्रहों की संख्या कितनी है आपके? 27। और वरुण की अगर बात करूं तो, अब छोटा सा प्रश्न बताएगा मुझे आप, यो बाड़ांग हाथ मारा है, खड़े हो जाओ दोस्त। प्रश्न ध्यान से सुन लो, बहुत ही काम की चीज का प्रश्न है। आपसे पूछेगा ग्रह, क्या पूछेगा? ग्रह में पूछेगा आपसे बड़ा, और एक पूछेगा आपसे छोटा। तो इतना बता दे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा और छोटा कौन सा है? यही बताएगा दोस्त। देखो, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, ये बता। बृहस्पति बड़ा या छोटा? और छोटा कौन सा है? जो सूर्य के पास में। यानी कि छोटा तो आपने बता दिया बुध, और सबसे बड़ा बता दिया आपने बृहस्पति। अब राजवीर बताएगा। राजवीर ध्यान से सुनना। अब मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा उपग्रह। क्या लिखे? तो उपग्रह के अंदर आपसे एक तो बोलेगा सबसे बड़ा, और एक बोलेगा सबसे, तोड़ दूंगा आडिया ने। मैं यहां पे उपग्रह पूछ रहा हूं, ना कि ग्रह पूछ रहा हूं। उपग्रह इनके चेले चपाटे, ग्रहों के चेले चपाटे। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा है मंगल का, सबसे छोटा है मंगल का जिसका नाम है डीमोस। और सबसे बड़े का नाम है गैनीमेड। और ये गैनीमेड किसका है भैया? और ये किसका है दोस्त? प्रशांत और ध्यान से सुन। उपग्रहों की संख्या में सबसे ज्यादा किसके हैं? कितने हैं? और उपग्रहों में सबसे कम उपग्रह किसके हैं? ओएडी है। यहाँ तो है ही कौन। एक तेरे हाथ में 2 लड्डू है, मेरे हाथ में एक भी लड्डू नहीं है, इसके पास 5 लड्डू। सबसे कम लड्डू किसके पास है? मेरे पास तो लड्डू है ही नहीं। अगले पर्सन को देखिए। आ जाओ, अरे खिला दिया। हाँ, जा गया प्रशांत, ऊपर जा गया, ऊपर जा गया। गुरुजी ने, किस ग्रह को वल्यों वाला ग्रह कहा जाता है? वल्यों का मतलब है इस ग्रह के ऐसे लगते हैं कि सींग निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं? सींग वाला ग्रह बोलते हैं। ये आपके कोई ग्रह, और इसके तस्त्री नुमा इस प्रकार के वल्य हैं, चमकदार वल्य हैं ये। वेरी गुड। कौन सा भैया? शनि, सैटर्न है ये। और इस शनि के पास वल्यों की संख्या पूछता है, वल्यों की संख्या, वल्यों की संख्या। तो याद रखना 7। और कैसे है दोस्त? ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। सौर मंडल में किस ग्रह को वल्यों वाला ग्रह बोलते हैं? और ऐसे लगता है जैसे सींग निकले हुए। क्या निकले हुए?
तो सींग वाला ग्रह भी किसको बोलते हैं? और याद रखना ये इतना हल्का है, अगर इसको जल पे छोड़ दोगे ना तो डूबेगा नहीं। जल पे छोड़ने के बाद डूबेगा नहीं। तो यानी कि सबसे कम, यानी कि कम घनत्व, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। एक छोटा सा प्रश्न सुनना, शनि के पास जितने भी वल्ले पाए जाते हैं ये कैसे वल्ले हैं? चमकदार। कैसे वल्ले हैं भैया? तो सर्वाधिक चमकदार वल्ले किस ग्रह के पास है? अब एक छोटा सा युवराज प्रश्न बताएगा, सूर्य के दूरी के अनुसार ये कौन से नंबर का ग्रह है? सूर्य से दूरी, पहले पे बुध था तो ये कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे। कौन से नंबर पे ये? तो 5वें नंबर पे ग्रह कौन सा है? 5वें नंबर पे। और पहले नंबर का ग्रह कौन सा है? और 8वें नंबर का? अब एक बात बताइए, इन ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इन ग्रहों में से किस ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं? और इन ग्रहों में से किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह बताया गया है? और सबसे दूर भी कौन सा है? तो एक पर्सन बताएगा मुझे, जीतू। जीतू पर्सन बता मुझे, सूर्य के सबसे नजदीक या निकट ग्रह का नाम बता दे, कौन सा है? कौन सा है? बुध। बनवारी एक पर्सन बता, सूर्य के सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के कम समय में सबसे बाहर को एक चक्कर लगा लेगा। देख ये सूर्य है, ये क्या है? और मैं बुध हूं, मैं इसको पहले टच करूंगा या तू पहले टच करेगा? तो मैं पास में ना तो जल्दी से चक्कर मैं ही लगा लूंगा, क्योंकि वहां से मुझे चल के आना नहीं पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यानी कि सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा? तो सबसे ज्यादा समय में चक्कर कौन लगाएगा? याद रखना, ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है 88 दिन में। कितने दिन में? और ये लगाता है 165 वर्षों में। कितने भैया? तो एक बात बताइए, हमारी पृथ्वी सूर्य के बाहर घूमने में कितने दिन का समय लेती है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। 365 सही 1/। तो बनवारी बताएगा हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने वर्षों में लगाती है? 365 दिनों का क्या होता है? एक ही वर्ष होता है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन व रात बनते हैं? पृथ्वी की वह कौन सी गति है जिसके कारण दिन व रात बनते हैं? दोस्तों याद रखना, कोई भी खगोलीय पिंड हो, कोई भी खगोलीय पिंड आपका, याद रखना, चाहे आपकी मिट्टी का टुकड़ा हो, चाहे धूल का कण हो कोई, चाहे टमाटर, चाहे कोई भी हो, हर एक खगोलीय पिंड की क्या होती है? मोशंस होती है। या तो वो अपनी जगह हिलेगा या किसी के चारों हिलेगा। तो यानी कि हर एक गति, हर एक ग्रह की कितनी गतियां भैया? एक का तो नाम है, उसे बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? अगर कोई अपनी ही जगह गोल गोल लट्टू की भांति घूम जाए, और ये घूम रहा है आपके पश्चिम से पूर्व, कैसे घूम रहा है? क्योंकि सौर मंडल में जो ग्रह है ना, वो तो घूमते हैं पश्चिम से पूर्व या घूमेंगे पूरब से। तो याद रखना, पूरब से जो पश्चिम घूमने वाले जो ग्रह वो दो ही हैं। कितने भैया? एक आगे का 2 नंबरी, एक पीछे का 2 नंबरी। आगे का 2 नंबरी और पीछे का 2 नंबरी। तो पर्सन इंपोर्टेंट क्या बन गया कि सौर मंडल के वह कौन से 2 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम दिशा में लगाते हैं? और सूर्य का जो चक्कर पश्चिम से पूरब लगाते हैं, कुल कितने ग्रह हैं? कुल कितने ग्रह हैं ये? तो 6 में एक पृथ्वी शामिल है। अपनी जगह पे कोई लट्टू की भांति गोल गोल घूमता है ना, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। और हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा कर रही है, इसलिए बन गया वो आपके दैनिक गति। क्या बन गया? और इसको हम बोलते हैं परिक्रमण, नहीं आपके परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? तो इस घूर्णन गति को ही बोलते हैं परिभ्रमण। एक छोटा सा प्रश्न बता मुझे, इस परिभ्रमण के दौरान जो समय लगता है वो कितना लगता है? परिभ्रमण का मतलब है कि अपने स्थान पे एक चक्कर पूरा करना। क्या करना? तो समय कितना लगता है? वेरी गुड, 23 घंटे 56 मिनट
और आपके 4 सेकंड। दिन रात बनेंगे, दिन रात बनेंगे। सही है, दिन रात बनेंगे एरा। इस गति से क्या बनेंगे? अब एक बात बता दे, हमारी पृथ्वी अपनी जगह गोल गोल घूम रही है, तो हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? अपनी जगह गोल गोल घूम रही है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर घूमती है? इसकी स्पीड बतानी, इसकी चाल बतानी है। हमारी पृथ्वी चाल है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी पृथ्वी 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 1610 किलोमीटर की। अब एक छोटा प्रश्न, अगर आपकी पृथ्वी लट्टू है या तरबूज है या खरबूजा है, उस खरबूजे को आपने घुमाना स्टार्ट किया और आपकी खरबूजा 1 घंटे में कितने कोणीय दूरी को तय करेगा, कितना डिग्री घूम जाएगा? अब ये 90 डिग्री था, अब 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाएगा ये बता दो। एक बात बताओ, वर्त को कोण कितना होता है? तो तरबूज का कोणीय दूरी क्या होगी? 360। जब 360 पूरे तरबूज को घूमने में लगा, यानी कि कितना समय लगा था? 24 है। तो 24 घंटे में कितना घूमा वो? तो 1 घंटे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 360 बटे में 24। तो इसको काट के देख लो आप, तो यानी कि इसको काटना भाई, तो 24 एकम 24 ये आएगा ना। फिर इसमें से कितने बच गए आपके? 6 और 4 10 बच गए क्या? तो देख लो 15 डिग्री। तो हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? तो सुरेश बताएगा, अगर पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? सुरेश बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? हाँ वेरी गुड। अब एक बात बता, 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगा, तो 1 डिग्री घूमने में हमारी पृथ्वी 1 डिग्री यानी कि कितने मिनट है? वेरी गुड। तो एक छोटा सा प्रश्न बताइए, अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, उस गति को क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं या वार्षिक बोलते हैं? दो बातें यहां पे याद रखना, उसे दोनों बोला जाता है। क्या बोलाता है? दोनों। ये परिक्रमण भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? अब एक बात बता, अगर वार्षिक और परिक्रमण गति है, इसका समय कौन बताएगा? प्रशांत बता दे। या बडोड़ी पूछ लिया मैं, चौगड़ दे, 1 वर्ष लगा पूरा साल बनता है। अगला प्रश्न देखिए, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? क्योंकि यहां पे बड़े बड़े आपके भयानक तूफान आते हैं, जिसको ब्रजभूमि कहा जाता है। और ये आपका हो जाएगा भैया, अरे थंडर बोल्ट की बात कर रहा हूं ना, कि यहां पे मैंने झील की बात की है, यो सॉरी सफेद हाथियों की। तो सफेद हाथी की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो यहां का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? भूटान का। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भूटान की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा किसकी है? कैनबरा की ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न देखिए, इसका भूटान की अगर बात करो तो राजधानी का नाम? थिम्पू। थिम्पू, थिम्पू। और याद रखना भूटान की मुद्रा का नगुल, नगुल ट्रम। और एक बात बताइए, जो भूटान है यो 100% तंबाकू, तंबाकू मुक्त पहला देश। तो विश्व का पहला देश जो 100% तंबाकू मुक्त देश बना था, वो कौन था? भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो नामक जो राष्ट्रीय खेल है ये जापान का है। किसका है भैया? जापान। और टेबल टेनिस किसका है? यूएसए के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? बैडमिंटन। आपके याद रखना किसका है? बैडमिंटन। बैडमिंटन किसका है? मलेशिया का और इंडोनेशिया का है। तो इस प्रश्न में भूटान को याद रखना है। भूटान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ
थंडर बोल्ट कहा जाता है। और इस भूटान के राष्ट्रीय खेल का नाम तिरंदाजी है। भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है। और भूटान नगुल्ट्रम है। कई बार प्रश्न आता है भूटान हमारे साथ कितनी सीमा बनाता है भारत के साथ, तो याद रखना 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर किसकी सीमा लगती है? भूटान की सीमा लगती है। इस भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? राज्य भारत के साथ साथ एक तो असम बनाता है, भारत के राज्य में एक असम हो गया, एक अरुणा हो गया आपके, और एक आपके प्लस में सिक्किम हो गया, और एक और याद रख लो जिसका नाम है पश्चिम। तो भूटान के साथ भारत के पड़ोसी राज्य कितने हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं, रुक जा 5-7 मिनट हो रहे हैं। यूरोप के बारूद का पीपा किसे बोलते हैं? यूरोप के बारूद का, क्योंकि थोरियम की मात्रा, यूरेनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो ये याद रखना आपके बाल्कन नामक एक जगह पड़ती है, उसे कहा जाता है। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का संबंध किस देश से? तो ये एक ऊंची सी इमारत है, बिल्डिंग है। भारत में ऊंची ऊंची इमारतें मुंबई के अंदर पाई जाती है, उसी प्रकार से प्रसिद्ध एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का नाम है। ये उस देश की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है, जिसका नाम आता है आपके न्यूयॉर्क के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है? न्यूयॉर्क के अंदर, और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी ऊंचाई है 331 मीटर। किसकी भैया? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। और ये किस शहर के अंदर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट। भूमध्य सागर का द्वार किसको बोलते हैं? प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर के अंदर कोई एंट्री लेता है तो किस साइड से ली जाती है? तो उसे बोलते हैं जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? इंपोर्टेड एक पर्सन, ध्यान देना, जिब्राल्टर जल संधि, ये इंपोर्टेड पर्सन है। जिब्राल्टर एक पानी का क्षेत्र है। कैसा पानी का क्षेत्र है? पानी का क्षेत्र है। याद रखना, ऊपर एक देश है, नीचे एक देश है। इधर एक देश है, उसका नाम है भाई स्पेन। क्या नाम है? और नीचे एक देश है, उसका नाम है मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को। मोरक्को और स्पेन को दोनों को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? पर्सन इंपोर्टेड क्या है? स्पेन या मोरक्को। पर्सन आता है जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच है? ऑस्ट्रेलिया और के लिए है। यूरोप और अफ्रीका को पृथक करने वाली, अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? और जिब्राल्टर किन दो देशों को अलग करता है? याद रखना, मोरक्को से एक भारत आने वाला यात्री का नाम बता दो, जो सबसे मूर्ख शासक के समय आया था, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक शासक आया था, इसका नाम आता है इबन। इबन बतूता कहां का निवासी था? और अफ्रीका के किस देश से था? एक बात बता, ना तो उरा पुर्तगाल ऑप्शन, ना उरा ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन, तेरे जवाब खड़ू निकल जाइए। दो जगह दिमाग कौन सा लगो कदे भी। जिब्राल्टर भारत के किस दुर्ग को बोलते हैं? एक अच्छा सा प्रश्न है। भारत में वह कौन सा दुर्ग है? ध्यान से सुनना, भारत के किस दुर्ग को जिब्राल्टर कहा जाता है? तो याद रखना, ग्वालियर। तो ग्वालियर का दुर्ग क्या कहलाता है भारत का? जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच है? बनवारी बताएगा, महाद्वीप बता दे बनवारी। ध्यान दे ले भाई, दे ले ध्यान। कह दियो गलती होगी। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर किस नदी के किनारे है? ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर किस नदी के किनारे है? ये तो कल ही बताया था आपको। छोटा सा प्रश्न याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, जिसे मूरे बोलते हैं या इसे बोलते हैं मरे, क्या बोलते हैं? जो लगभग 400 किलोमीटर सीमा है। एक प्रश्न और सुन लो, इस मूरे नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कभी भी प्रश्न आ जाए सहायक नदी, तो डार्लिंग किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मरे या मूरे के नाम से जानते हैं, मुख्य नदी यही है। इसकी सहायक नदी डार्लिंग है, और डार्लिंग नदी के किनारे आपका क्या है? सिडनी शहर है। छोटा प्रश्न बताइए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाने वाले चक्रवातों का नाम क्या है? चक्रवात। यहां
चक्रवात चलते हैं, इन चक्रवात का नाम क्या है? ये शीतोष्ण चक्रवात, सॉरी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, गर्म हवाओं के चक्रवात है, इनको बोलते हैं बिल्ली बिल्ली। बिल्ली बिल्ली नामक जो चक्रवात है वो किस देश में देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात का नाम क्या है? बिल्ली बिल्ली। जबकि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान क्या है? क्या भैया? एक पर्सन और बता दो लास्ट। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन हुक, ठीक ना, कैप्टन हुक के द्वारा या कैप्टन जेम्स के द्वारा इसकी खोज की जाती है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।